जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथी, और पूरी ही तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे मित्र। तो हम लोगों को साथी हर रोज एक नए तरीके के अंजाम को आयाम देना है मेरे भाई। इसलिए हर रोज आपको एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ पढ़ना होगा मेरे भाई। आज हम लोग शुरू करते हैं। ये हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट आपको 40वां दिख रहा होगा मेरे भाई। मैंने इसमें आपको जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 9 तक मैंने कल करवा दिया था मेरे भाई, लेकिन इंटरनेट इशू होने की वजह से उसके आगे की जो क्वेश्चंस थे, यानी क्लास हमारी जो थी वो बाधित हो गई थी साथी, रुक गई थी। आज भी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में, यानी कि पहले रिकॉर्डिंग करूंगा फिर इसको अपलोड कर दूंगा जैसे इंटरनेट की स्पीड मेरे पास सही हो जाती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर ही देखिएगा मेरे भाई। और अब प्रयास है कि आगे इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं मेरे भाई, इंटरनेट स्पीड न होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि बातचीत करके इस चीज को, है ना, इस समस्या से निपटा जाएगा मेरे भाई। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे मेरे भाई। और क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बता रखा था, फिर से मैं सोच रहा हूं उन चीजों को रिपीट न किया जाए मेरे भाई। तो आप सभी लोग जुड़िए और बेहतरीन तरीके से इसका देखते हैं हम लोग क्या चीजें होती है, देखिएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी ले लिया हूं मेरे भाई, इसलिए ध्यान से जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द क्या है, आपको बताना है। यानी नदी का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। क्या नदियां होगा, या नदियों होगा, नदियां होगा, या फिर नदी होगा, मेरे भाई आपको बताना है। चलिए एक बार अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, आपको दिख रहा होगा क्या कि सर इसके लास्ट में बड़ी ई आ रही है, यानी कि ईकारांत है मेरे भाई। कैसा है? ईकारांत है सर। ईकारांत का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई अगर मैं नदी की बात करूं, मेरे सामने जो दिख रहा है शब्द नदी, अगर नदी का मैं विखंडन करता हूं मेरे भाई, यानी तोड़ता हूं अगर नदी को, तो जरा देखिए नदी को मैंने ऐसे लिख रखा था। तो न को तोड़ूंगा तो मेरे भाई न में न धन अ आएगा, फिर क्या होगा सर? द आएगा, द पे हलंत होगा, और इसमें बड़ी ई जब लगेगी तो ही हमारा क्या बनेगा? नदी बनेगा सर। इसका मतलब इसके लास्ट में क्या आ रहा है सर? ई आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईकारांत। यानी अंत में क्या मेरे भाई? अंत में आ रहा है हमारे, ई आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ईकारांत बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोल रहे हैं इसको? ईकारांत बोल रहे हैं। और जितने भी आपको ईकारांत मिलेंगे मिलेंगे मेरे भाई, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिएगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूं अगर, तो इसका क्या बनेगा? तो सर ईकारांत वाले में हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते हैं? नदी, इया जोड़ देते हैं। यानी कि नदी जो दिख रहा है इसमें अगर यहां जोड़ दे मेरे भाई तो क्या बन जाएगा सर? नदियां बन जाएगा। और होता क्या है, इसका जो ये बड़ी ई होती है, यानी हरस, दीर्घ ई का ना ह्रस्व हो जाता है, क्या बन जाएगा सर? नदियां बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नदियां बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई, नदियां हो जाएगा। बेहतरीन, आप सभी लोगों के जवाब बन रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। भाई किस कवि की रचना आपको बताना है। क्या सूरदास की रचना है? सर सूरदास की अगर मैं बात करूं तो सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता मेरे भाई, लेकिन मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास की बात करें तो इनकी कृतियां कौन सी है? सूर सागर है, सूर सागर है ना, सूर सागर है। फिर इसके बाद सूर सरावली है, सूर सरावली है। फिर अगर मैं बात करूं मेरे भाई, साहित्य लहरी है। इनकी रचना क्या है? साहित्य लहरी है। जो इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं सर, सूर पचीसी भी इन्हीं की है, सूर पचीसी भी इन्हीं की है मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, ध्यान से देखिएगा। सर अगर मैं बात करूं बिहारी जी की, तो बिहारी जी की एक ही हमें मिलती है कृति, कौन सी? बिहारी सतसई मिलती है। क्या मिलती है मेरे भाई? बिहारी सतसई मिलती है। और इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बिहारी सतसई मिलती है सर। बिहारी सतसई में अगर मैं बात करूं दोहों की कुल संख्या, तो मेरे भाई 719 दोहों का इनका संकलन है। और बिहारी सतसई में ये आपको चीजें देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूं तुलसीदास की मेरे भाई, और बात करूं कबीरदास की, सर कबीरदास जो थे निर्गुण काव्य धारा के सूफी संत थे। क्या थे? तो सर निर्गुण काव्य धारा के, निर्गुण काव्य धारा के क्या थे? ये सूफी संत थे। निर्गुण काव्य धारा के क्या थे? सूफी संत थे। तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई कबीरदास के बारे में, तो इनके भी जन्म का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ब्राह्मणी के कोख से पैदा हुए थे, और दुनिया के लोक लाज की वजह से उस ब्राह्मणी ने इनको जंगल में छोड़ दिया। फिर नीरू और नीमा नाम के
जुलाहा दंपति थे जो इनको पाते हैं और इसके बाद इनका लालन पालन करते हैं। और कबीरदास की मैं बात करूं मेरे भाई, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, तो कबीरदास की मुख्य जो रचनाएं हैं वो क्या है सर? साखी है, और कौन सी है? शबद है, शबद है, और कौन सी है? रामायणी है। कौन है? रामायणी है। अगर कबीरदास की मैं बात करूं मेरे भाई, इनकी मृत्यु जब हुई थी, ऐसा लोग मानते थे कि इनकी मृत्यु के बाद जो था मुसलमान और हिंदू दोनों समुदायों में विवाद हो जाता है। हिंदू चाहते हैं कि मैं इनकी डेड बॉडी को जला दूं और मुसलमान चाहते हैं को दफन कर दूं। दोनों लोगों में विवाद हो जाता है, लेकिन अकस्मात इस तरीके की कुछ घटना होती है कि इनकी बॉडी जो होती है वो चादर से ढकी होती है, डेड बॉडी, और उस जगह पे दो फूल बन जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक फूल हिंदू ने ले लिया और एक फूल मुसलमान समुदाय के लोगों ने ले लिया, और इस तरीके से अपने अपने धर्म के अनुसार दफन किया गया और फिर क्या किया गया? जलाया गया। तो मेरे भाई यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो विनय पत्रिका मेरे भाई तुलसीदास जी की कृति है। वही तुलसीदास जिन्होंने क्या किया था? तो मेरे भाई तुलसीदास जी की अगर मैं बात करूं तो ये रामचरितमानस की रचना किए थे। किसकी रचना किए थे? रामचरितमानस की रचना किए थे मेरे भाई। तुलसीदास जी को ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी जो थे ये वाल्मीकि जी के, है ना, महर्षि वाल्मीकि की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, महर्षि वाल्मीकि, तो तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का क्या मानते हैं? वाल्मीकि जी का ही क्या माना जाता है मेरे भाई? अवतार माना जाता है। क्या अवतार माना जाता है? तुलसीदास जी को। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कहते हैं कि सर रामायण जो लिखा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। रामायण की बात अगर करें तो महर्षि वाल्मीकि जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस की अगर बात करें मेरे भाई, तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। और विनय पत्रिका की भी रचना कौन किया था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। और तुलसीदास जी की कहानी जान ही रहे होंगे कि एक बार बिना बताए इनकी पत्नी चली जाती है मायके, और फिर ये भी चले जाते हैं रात के अंधियारे में ही, है ना। तो ये सारी चीजें आपने सुना होगा। और उसी क्षण इनकी पत्नी इनको धिक्कारती है पत्नी, और कहती है कि लाज न आवत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां करो ये नाथ। और तुलसीदास जी को ये बात लग जाती है और फिर से ये चले जाते हैं कहां पे? तपस्या में लीन होते हैं। और इसके बाद क्या हो जाते हैं? तुलसीदास जी तुलसीदास बन जाते हैं। यानी कि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया था। और भी तुलसीदास जी की अगर मैं रचनाओं के बारे में बात करूं मेरे भाई, तो राम लला नहछू, राम लला नहछू किसकी रचना है? तो राम लला नहछू भी इन्हीं की रचना है। मैं बात करूं मेरे भाई जानकी मंगल, जानकी मंगल की मैं बात करूं, जानकी मंगल हो गया सर, पार्वती मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना मेरे भाई। बेहतर तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। चलिए, तो आज के युवाओं के अंदर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप सोचिए तुलसीदास जी को वो बातें लग गई, आज के युवा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर ले भाई चलेगा, लेकिन फिर भी, है ना। तो आगे अगर देखते हैं क्या चीजें हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अहंकार दे रखा है आपके सामने, अहंकार कह रहा है, अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा? अचल होगा, दर्प होगा, आदर्श होगा, या फिर ओजस्वी होगा? बताइएगा मेरे भाई एक बार बेहतरीन तरीके से। चलिए बेहतर बताइएगा मेरे भाई, अहंकार का क्या होगा? क्या अचल होगा सर? अचल का मतलब क्या होता है? जो चल ना सके सर, उसी को हम क्या बोलते हैं? अचल बोलते हैं। अडिग भी उसी को बोलते हैं मेरे भाई, अडिग बोलते हैं, अचल बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं सर। अडिग हो जाएगा सर, अडिग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा सर। और मैं अगर बात करूं मेरे भाई, अडिग अचल, अचल हो जाएगा सर। और मैं बात करूं तो और क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, है ना। ये सब की सब अचल की होती है सर। दर्प की अगर मैं बात करूं तो अहंकार होता है, क्या होता है? अहंकार होता है, गर्व होता है, और क्या होता है? घमंड की बात करूं, ये सब चीजें क्या होती हैं सर? ये सब जो होते हैं ये दर्प के पर्यायवाची होते हैं। और मैं आगे बात करूं मेरे भाई तो इसका सही जवाब क्या होगा? दर्प इसका बेहतर जवाब होगा। ठीक है। ओजस्वी की बात करूं मेरे भाई तो क्या होता है? बलवान होता है। ओजस्वी की अगर मैं बात करूं तो बलवान हो गया, तेजवान हो गया, ये सब की सब हो जाएंगी। तो बेहतर हमारा जवाब होगा अहंकार का दर्प होगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संभव है वह पत्र, आगे फिर फुल स्टॉप है, भविष्य काल की दृष्टि से रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या है?
पत्र लिख चुका हो, लिखे, लिखता हो, लिख रहा हो, तो इसका बेहतर जवाब क्या होगा एक बार मेरे भाई आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए आप सभी लोग बताएंगे मेरे भाई एक बार बेहतरीन तरीके से इसका सही जवाब क्या होगा। संभव है कि वह पत्र, और भविष्य काल में बताना मेरे भाई, तो भविष्य काल में क्या होगा, लिख चुका हो या फिर क्या लिखे या फिर लिखता हो, लिख रहा हो। तो सर संभव है कि वह पत्र, और भविष्य की बात करेगा तो लिख चुका हो तो कभी नहीं होगा, चुका होगा मतलब तो बीत चुके हुए की बात होगी। और भविष्य का मतलब क्या होता है सर, आने वाली बात की जाती है, फ्यूचर की बात की जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या होगा मेरे भाई, लिखे, ये बात सही है सर, क्योंकि यहां लिखा है लिखता हो, यहां लिख रहा है कि लिख रहा है ना, तो लिख रहा हो या ऐसी चीजें तो नहीं होगा। लेकिन संभव है कि वह पत्र लिखे, ये किसकी बात होगी, तो ये भविष्य की बात होगी मेरे भाई, भविष्य की बात होगी। एक बार बेहतर तरीके से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। चलिए गजब भाई, और बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ये आपको बताना मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा किसमें है। चलिए बेहतर तरीके से जवाब दीजिएगा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में हर युवा रो रहा है, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। चलिए बताइएगा मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा क्या है सर। संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा का मतलब होता है सर किसी भी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के नाम को क्या कहते हैं सर, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर संज्ञा की अगर बात करें तो कह रहा भाववाचक संज्ञा क्या है मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा जो होती है सदैव एक वचन होती है। जरा एक बार बताएंगे क्या होती है, तो सदैव एक वचन में होती है। और क्या होती है सर, सदैव एक वचन होती है, अदृश्य होती है, और साथ में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, चलिए एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है। कैसी होती है सर, पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। और मैं बात करूं मेरे भाई, यहां पे हिमालय कह रहा सर, हिमालय क्या दुनिया में और भी कोई हिमालय है क्या सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो हिमालय किस में जाएगा, ये तो हो जाएगा सर व्यक्तिवाचक। कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जिसके जैसा दुनिया में और भी नहीं हो, यानी सिर्फ अकेला हो कोई मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर व्यक्तिवाचक कहते हैं। और व्यक्तिवाचक इसका बेहतरीन जवाब होगा। ठीक है, आगे कह रहा सर गाय की मैं बात करूं मेरे भाई, एक बार बताइएगा ना, गाय कितने तरीके की गाय आपने देखा है, तो आप कहेंगे सर मैंने जर्सी देखा है, शाही देखा है, फिजिशियन देखा है, साहिवाल देखा है, देसी देखा है, न जाने कितनी गायें मैंने देखा है सर, है ना। तो गाय मतलब हो गया क्या, ये जातिवाचक संज्ञा होगी मेरे भाई। क्यों होगी, क्योंकि गाय जो है ना ये कई होती हैं, एक ही गाय नहीं दुनिया में है, बहुत सारी गायें हैं। इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। और जातिवाचक तो हमसे नहीं पूछा था, उसने भाववाचक पूछा था। सर होली की बात करें तो क्या होगा, होली भी व्यक्तिवाचक में जाएगा साथी। इसलिए हम अगर बात करें सर इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा ये बेहतर जवाब होगा, मित्रता, है ना। लास्ट में आपको जब ता दिखता है तो साथी बेहतर जवाब आप बता सकते हैं, करीब करीब 90% आप बता सकते हैं कि सर वो क्या होगा, हमारा भाववाचक में आता है। और साथ साथ आप एक बार बताइएगा मेरे भाई, भाववाचक जो होती है संज्ञाएं वो अदृश्य होती हैं, एक वचन होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। और एक बात बताइए, क्या मित्रता को देखा जा सकता है क्या साथी, बिल्कुल भी नहीं सर, सिर्फ इसको मित्रता को महसूस किया जा सकता है। और मित्रता निभानी चाहिए हर व्यक्ति को बेहतर तरीके से साथी, क्योंकि बाकी रिश्ते तो आपके जन्म से आते हैं, लेकिन मित्रता वाला रिश्ता आप खुद ही बनाते हैं साथी। इसलिए इसको बेहतर तरीके से निर्वहन किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्णा सोबती को उसके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला था, एक बार बताएंगे मेरे भाई। क्या मित्रों मर्जानी के लिए मिला था, अगर मित्रों मर्जानी की बात करें साथी तो ये भी कृष्णा सोबती की ही रचना है। किसकी रचना है, कृष्णा सोबती की ही रचना है मेरे भाई, मित्रों मर्जानी। और मैं बात करूं दिलो दानिश और जिंदा रुख, ये दोनों भी रचनाएं सर किसकी है, यानी ये चार की चारों रचनाएं कृष्णा सोबती की है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किस पर उसको मिला था ये, तो आप बताएंगे मेरे भाई। चलिए, तो जिंदगी नामा जो उपन्यास इनका है मेरे भाई, उसके लिए इनको साल 1979 में, 1979 1979 की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, 1979 में इनको प्रकाशित हुई थी कौन सी, जिंदगी नामा हुई थी मेरे भाई। और उसी जिंदगी नामा के लिए इनको दिया गया था क्या, जिंदगी नामा के लिए ही दिया गया था कृष्णा सोबती को
कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मेरे भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्या कह रहा है, घर का बहुवचन रूप क्या है, एक बार आप बताएंगे घर का बहुवचन रूप क्या है? तो बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आप सभी लोग जवाब देंगे, घर का बहुवचन क्या होगा, एक बार बेहतर तरीके से आप जवाब दीजिएगा। सर घर की अगर मैं बात करूं तो घर का घर नहीं होता है सिर्फ, ये गलत बात है सर। घराओं का भी शब्द हमने नहीं सुना, घरे नहीं सुना, लेकिन घरों हमने सुना है सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बेहतरीन जवाब होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बेहतरीन जवाब होगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कली शब्द का बहुवचन बताइएगा, कली शब्द का बहुवचन बताइएगा मेरे भाई, एक बार बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को जवाब देना होगा। चलिए एक बार बताइएगा मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा। तो कह रहा है कली शब्द का बहुवचन रूप होगा, कलिए होगा, कलियों होगा, कलियां होगा, या फिर होगा कलीना, है ना? तो देखिए मेरे भाई कलियां, अगर मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में, अगर ईकार अंत आता है सर तो उसमें क्या होता है, यह ह्रस्व दीर्घ ई की जगह ह्रस्व ई आ जाता है। यानी ये जो कली में, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कली में जो हमको दिख रहा क्या सर, ये ह्रस्व ई दिख रही थी, जो ह्रस्व ई क्या करती है, हट जाती है, ह्रस्व ई हट जाती है। यानी ये जो हमको ह्रस्व ई दिख रही है मेरे भाई, ह्रस्व ई हट जाती है सर, और बन क्या जाता है इसके यहाँ, सॉरी, दीर्घ ई क्या करती है, हट जाती है, और सर क्या बन जाती है, ह्रस्व ई बन जाती है। इसका मतलब क्या बन जाएगा सर, कली बन जाएगा। और लास्ट में क्या जुड़ता है मेरे भाई, या जुड़ता है, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा सर कलियां बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बेहतरीन जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में अगर मैं चलता हूं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्द में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। आपको बताना मेरे भाई, लिखा क्या है सर, वारिध लिखा है, वारिध लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है, वारिध लिखा है सर। तो वारिधि का क्या मतलब होता है सर, जिसके भी लास्ट में सर धी आता है ना, वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है सर, समुद्र का होता है। अगर मैं बात करूं जलधि, है ना, जलधि, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, जलधि हो जाएगा, तो यदि हो जाएगा, तो यदि हो जाएगा, फिर क्या होगा, नीरधि हो जाएगा, और फिर क्या होगा सर, वारिधि हो जाएगा। जलधि तो यदि नीरधि अम्बुधि वारिधि, ये सब क्या हो जाएगा सर, ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और आपको पूछ रखा था वारिधि किसका पर्यायवाची है, तो सर समुद्र की पर्यायवाची है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे भाई, बादल का क्या होता है सर, जिसके लास्ट में क्या आता है, द आता है, वो क्या होता है, वो सर बादल का पर्यायवाची होता है। क्या हो जाएगा, जलद, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जलद हो जाएगा, तोयद हो जाएगा, तोयद हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर, नीरद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, अम्बुद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। ये सब के सब किसके पर्यायवाची होते हैं सर, तो ये सब के सब बादल के पर्यायवाची होते हैं। ऐसे सर पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है, धरा होता है, वसुधा होता है, धरा हो गया सर, और क्या, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है, ठीक है, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी होता है सर, अवनी होता है, भू होता है, अचला होता है सर, अचला होता है। ये सब के सब क्या होते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं सर। अगर मैं बात करूं सर इसके क्या होते हैं, बिजली के क्या होते हैं, तो सर बिजली का जो होता है वो विद्युत होता है, चपला होता है, विद्युत होता है, चपला होता है, चंचला होता है, क्या होता है, चंचला होता है सर, दामिनी होता है, दामिनी होता है सर, क्या होता है, दामिनी होता है, दामिनी। ये सब के सब जो होते हैं मेरे भाई, किसके, विद्युत के पर्यायवाची होते हैं। तो बेहतर तरीके से आपका ऑप्शन बनेगा सर, क्या, समुद्र बनेगा। जिसके भी लास्ट में धी आता है वो समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे भाई, कह रहा थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक बार बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आप सभी लोग शेयर करिएगा और जुड़िएगा बेहतर तरीके से। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे रास्ता वो अपना हो जाएगा। साथी आपका जज्बा अगर मजबूत हो
तो फिर आप जहां भी जाएंगे रास्ता बनता जाएगा भाई। एक बार बेहतर तरीके से इसको देखते हैं। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या उपहास करना होता है, अंदाज लेना, उपहार देना या खेती का नुकसान? एक बात बताइएगा मेरे भाई, गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो आस पास के कभी ना कभी जब बचपना रहा तो वृद्ध लोगों को उन लोगों ने क्या किया हो, ज्यादा परेशान किया हो। अगर आपने नहीं किया है मेरे भाई तो बेहतर है, आप नहीं करते हैं, किए थे कभी तो बेहतर है। लेकिन मैं बता दूं, हम लोग अपने बचपन में हमारे पड़ोस में एक दादाजी रहा करते थे। हालांकि हम लोगों की सेंसिटिविटी उतनी बेहतर नहीं थी कि दादाजी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो खूब मतलब अजीब तरीके से उनको चिढ़ाते थे हम लोग। तो दादाजी कहते थे, का थपड़ी पीटत हवा है, मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में, क्या थपड़ी बजा रहे हो तुम लोग? तो थपड़ी बजाना मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना, उपहास करना। और बेहतर तरीके से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं मेरे भाई। थपड़ी बजाना मतलब क्या, उपहास करना। इस बात को आपने जरूर ही सुना होगा। चलिए, तो बेहतर तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। और बेहतर मेरे भाई आगे बताइएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा है सही वर्तनी? परिस्थिति का आपको बताना मेरे भाई। परिस्थिति, सर ये परिस्थिति गलत लिखा है, पारिस्थितिकी नहीं सर, गलत है। परिस्थिति लिखा है, गलत है सर। परिस्थिति ये सही लिखा है, परिस्थिति ये सही लिखा है। परिस्थिति एकदम बेहतर है मेरे भाई। और कभी भी आपसे यहाँ पे अगर शायद समास ये पूछ लेता कि इसमें कौन सा समास होगा, तो सर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास होता। क्यों ऐसा होता सर? तो यहाँ पे पहला पद जो है वो अव्यय है, और अव्यय के साथ ही में क्या है सर, ये अव्यय के साथ में एक उपसर्ग है, परिधन स्थिति, और बराबर में क्या बनेगा, तो परिस्थिति। बेहतर मेरे भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको बताना है। खड़ी बोली उद्भव का कहां से हुआ, ये आपको बताना है मेरे भाई। मैंने आपको बताया था क्या, पश्चिम देश में शोर शराबा, पश्चिम देश में क्या, शोर शराबा, शोर शराबा। पश्चिम देश नहीं मेरे भाई, एक बार आप याद रखिएगा, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और भी कुछ ट्रिक है मेरे पास, ये ट्रिकली मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, एक बार ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पश्चिम राज में क्या, शोर शराबा, पश्चिम राज में शोर शराबा। तो सर यहां से इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिए। पश्चिम से हो गया मेरे भाई पश्चिमी हिंदी, एक बार बेहतर तरीके से आप देखिएगा, जुड़िएगा मेरे भाई। पश्चिम से क्या हो गया सर, पश्चिम से हो गया पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो गया सर, पश्चिमी हिंदी हो गया। और राज से मैं बात करूं मेरे भैया, कौन सी होगी, राजस्थानी हो गई। कौन सी? राजस्थानी हो गई। एक बात बताइएगा मेरे भाई, पश्चिमी अगर मैं बात करूं, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ है, तो मेरे भाई पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है सर, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सर पश्चिमी हिंदी में और कौन कौन सी बोलियां आती हैं फिर, तो जरा बताइएगा। मैंने आपको बताया था क्या, के बी सी बाबू। कौन? केबीसी बाबू कहाँ रहते हैं, पश्चिम में रहते हैं सर। केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं, केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं। कैसे हो जाएगा क्या सर, के फॉर होता है खड़ी बोली, कैसे क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। खड़ी बोली सर, खड़ी बोली कैसे आप कैसे कह रहे हैं, तो कैसे अगर मैं इंग्लिश में लिखूं मेरे भैया, KHADI, खड़ी बोली लिख सकते हैं। और बी की मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये क्या होता है सर, ये बी से होता है ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा होती है सर। सी की बात करें तो क्या होता है सर, कन्नौजी होता है, कन्नौजी होता है। बा की बात करूं मेरे भाई तो क्या होता है, बांगरू होता है। और बो की बात करूं तो सर क्या होता है, बुंदेली होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो सर पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, बांगरू आती है और बुंदेली आती है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से इसका उत्पन्न हुआ है सर, सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यहां पूछ रखा था किसका उद्भव, खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो हम देख रहे हैं सर खड़ी बोली इसमें आती है और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। और पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, तो सर ये सौरसेनी अपभ्रंश है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बेहतर जवाब होगा, और आप सभी लोग इसका जवाब देंगे मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, देखते हैं क्या चीज कह रहा है अगला क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या,
कि मेरे भाई अगले क्वेश्चन में कह रहा मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ करता है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जोड़ तोड़ का मतलब क्या होता है? एक बार बेहतर तरीके से मेरे भाई आप सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों के जवाब आने चाहिए। चलिए बताइएगा मेरे भाई बेहतरीन तरीके से इसका जवाब क्या होगा, एक बार बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, सर मोहन पास होने के लिए जोड़ तोड़ करता है, तो जोड़ तोड़ क्या मतलब होता है, एक बार बताएंगे। जोड़ तोड़ का मतलब रोक लगाना नहीं सर, मोहन को पढ़ाई करना तो वो रोक नहीं लगाएगा, बिल्कुल ये गलत बात है। आगे कह रहा है उपाय सुझाना या भटकना, पढ़ाई करना तो भटकेगा नहीं सर, किसी का काम को लटकाना नहीं, मोहन अपना उपाय लगा रहा है, उपाय सुझाना है उसका। जोड़ तोड़ लगाने का मतलब क्या है, उपाय सुझाना यानी जुगाड़ लगाना, यानी पढ़ना मेहनत करना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बेहतर जवाब होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, सर ड होता है और ढ होता है, लेकिन इसके नीचे क्या लगता है सर, बिंदु लग जाता है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं। सर अगर मैं बात करूं तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ढ पढ़ते हैं, फिर पहले ड पढ़ते हैं, लग जाता तो सर ढ पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं मेरे भाई सड़क, अगर मैं एक बात करूं, मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं, एक बार मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये क्या लिख दिया, सड़क। सर ये अभी आपने क्या लिखा है, तो मैंने अभी तो ये सड़क लिखा है, सड़क। क्या सड़क लिखा हूं कंप्लीट मेरे भाई, एक बार बताइएगा क्या मैंने कंप्लीट सड़क लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखे हैं सर, यहाँ पे सड़क लिखा है आपने, लेकिन जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन यहां मैं लगा देता हूं, इसका मतलब ये क्या हो जाता है सर, सड़क हो जाता है। और जैसे मैं गायब करता हूं सर, ये क्या होता है, सटक हो जाता है। यानी इसका बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई, इसका बहुत बड़ा रोल है किसका, उत्क्षिप्त ध्वनियों का। तो जहां पर भी ये हो या फिर ये, यानी ये दोनों जो जहां पर भी यूज होते हैं सर, इन्हीं को उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन में भी यही आते हैं। यानी आप तो या तो उनको आप उत्क्षिप्त व्यंजन कहिए या तो उत्क्षिप्त ध्वनि कहिए, बात एक ही है सर, इसके प्रभाव बहुत पड़ते हैं। अगर मैं यहां से इसको हटा देता तो सिर्फ सड़क पड़ता, लेकिन अगर ये आते तो सड़क पढ़ते हैं सर, सड़क पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, ये पढ़ाई लिखा है, क्या पढ़ाई, पढ़ाई लिखा है सर, लेकिन जैसे ही मैं इसमें उत्क्षिप्त एक व्यंजन यहाँ पे अगर मैं एक बिंदु जोड़ देता हूं सर, तो ये क्या हो गया, पढ़ाई हो गया। इसलिए मेरे भाई आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझिएगा कि ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, जहां पर भी ये दोनों लगे हैं, और दो ही है कौन, ड और ढ, पूरी वर्णमाला में दो ही ऐसे हमारे पास। तो कहां इसमें दिख रहा सर, आरजू में कहीं नहीं दिखा, खसरा में नहीं दिखा, जफर में नहीं दिखा, पढ़ाई में दिख रहा है सर, यहाँ पे एक बिंदु लगा हुआ है। और बेहतर तरीके से हम इसका क्या करेंगे मेरे भाई, जवाब दे पाएंगे। यहाँ देखिए बिंदु लगा हुआ है, तो आप समझ गएंगे उत्क्षिप्त ध्वनि किसे कहते हैं। और बेहतर तरीके से मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, ध्यान से जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? सर पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो पहले ही हो चुकी हों, ऐसी क्रियाएं जो क्या की हो मेरे भाई, ऐसी क्रियाएं जो पहले ही हो जाएंगी, उन्हें क्या कहते हैं सर, उन्हें पूर्वकालिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है जैसे यहाँ पे देखिए क्या, जैसे मैं अगर पूर्वकालिक क्रिया की बात करूं तो सर इसमें आएगा ना, पढ़कर, चल कर, पढ़कर, चल कर, यानी लास्ट में आपको बेहतरीन मैं ट्रिक अगर बताऊं मेरे भाई, तो इसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा सर, कर दिखेगा, कर दिखेगा। पढ़कर, चल कर, दौड़ कर, है ना, पढ़कर, चल कर, दौड़ कर, पी कर, खाकर, दौड़ कर, पी कर, है ना, तो ये सब के सब मेरे भाई इसमें क्या आएगा, तो लास्ट में कर आएगा। तो कहां पे आपको कर आता हुआ दिख रहा है, एक बार जरा मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से मेरे भाई। देखिए क्या कह रहा है, सब काम मुझे करना पड़ता है, सर कहीं भी कर वाला आया नहीं। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तो सर यहां भी तो कर आया, लेकिन मेरे भाई क्रिया वाला नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को भी हम सर क्या करेंगे, काट देंगे। ये ऑप्शन भी हमारा बेहतर नहीं है, क्योंकि यहां भी नहीं आया है। तुम चल सकते हो, सर कहीं भी कर नहीं आया। उसने खेल कर खाना खाया, तो देखिए यहां पे कर आ रहा है मेरे भाई, बेहतर आप बता सकते हैं सर, खेलना एक क्रिया है, और ये क्रिया पहले कर लिया खेल कर, और पहले खेला फिर खाना खाया, इसका मतलब पहले एक क्रिया हो गई थी, दूसरी क्रिया बाद में शुरू हुई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी इसका बेहतर जवाब होगा सर। ऑप्शन नंबर डी में है क्या, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर प्रागैतिहासिक के लिए उचित अर्थ का प्रदर्शित किया गया वाक्यांश छांटिए। यानी प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर इसकी मैं बात करूं, इसका खंडन किया जाए, यानी वर्ड विच्छेद किया जाए, सॉरी इसका संधि विच्छेद किया जाए, तो प्राक धन ऐतिहासिक बनेगा।
प्राक धन ऐतिहासिक। तो सर प्राक का मतलब क्या होता है सर? प्रीमिटिव टाइम में, यानी शुरुआती दौर की बात कर रहा है, आद्य की बात कर रहा है, यानी पुराने शुरुआती इतिहास जो था उसी को हम प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं साथी। तो कह रहा है इतिहास लिखने वाला, इतिहास लिखने वाले को नहीं कहते हैं सर, उसको तो हम लोग इतिहासकार कहते हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाला नहीं सर, इतिहास का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार नहीं कहते, मतलब ये नहीं कहा जाता है क्या, प्रागैतिहासिक नहीं कहा जाता है। तो इतिहास काल से पूर्व का समय या भविष्य का समय? सर भविष्य का समय आता ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बेहतर इसका जवाब होगा। इतिहास काल से पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं सर? प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। प्राक का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि हमारा जो शुरू का टाइम होता है उसी को हम लोग कहते हैं आदिकाल, यानी आदि समय की बात को हम कहते हैं क्या सर? कहते हैं उसको प्राक कहते हैं। और ऐतिहासिक मतलब इतिहास काल से पूर्व का समय की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है सर वधूर्जा का क्या होगा? संधि विच्छेद आपको बताना है मेरे भाई। तो जब भी इस तरीके के प्रश्नों को हमको दिखाई दे तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान से समझिएगा, ये टूटेगा किसमें सर? यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे संधि कौन सी होगी? तो दीर्घ संधि होगी। यानी जब भी मैं वधूर्जा को तोड़ूंगा मेरे भाई क्या बनेगा? वधु बनेगा, और धन में क्या बनेगा? तो सर ऊर्जा बनेगा। वधु धन ऊर्जा की बात करें तो सर वधूर्जा बनेगा। और यहाँ पे अगर देखते हैं मेरे भाई कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ भी बड़ा ऊ आपको दिख रहा है, बड़ा ऊ दिख रहा है, और इसका मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे बड़ा ऊ दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ दिख रहा है, और दोनों जब मिलते हैं मेरे भैया क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है सर। इसका मतलब वधु धन ऊर्जा जहां पे आपको दिखेगा वो बेहतर जवाब होगा मेरे भाई, वधु धन ऊर्जा की बात जहां पे करेंगे। तो देखिएगा कहां पे दिखेगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी सही होगा मेरे भाई? एक बार बेहतर तरीके से आप सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? डी इसका बेहतर जवाब होगा। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? मेरे भाई निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, और बुराई का विलोम क्या होगा? किसी की अच्छाई करना, यानी बेहतरीन चीज को बताना। तो सर श्लाघ्य मतलब नहीं होता, निरुद्ध मतलब भी नहीं, निंद मतलब नहीं, लेकिन स्तुति का मतलब होता है मेरे भाई किसी का क्या? गुणगान करना, किसी की बड़ाई करना, उसी को बोलते हैं स्तुति करना या फिर गुणगान करना। तो बेहतर जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ए होगा। हालांकि इसने निंदा का हमसे विलोम पूछा था, तो बेहतर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बेहतर जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन के सही शब्द युग्म का चयन करें। यानी एक वचन और बहुवचन का आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, एक बार बताएंगे सर। मानव का मानवीय होता है क्या सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानव का मानवीय तो क्या हो जाएगा? उसका एक कैरेक्टर हो जाएगा, गुण हो जाएगा, मानवीय गुण की बात की जा रही है साथी, तो ये नहीं होगा सर। नेता का क्या नेतागिरी होता है? नहीं सर, नेता का नहीं होता है, नेता का नेता नहीं होगा, है ना। तो आगे देखते हैं सर, क्या गुरु का गुरुओं होगा? नहीं, गुरुजन होता है सर। गुरु का तो क्या होता है? गुरुजन होता है, गुरुजन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा सर। तो आगे क्या कह रहा? भक्त का भक्तजन होगा? हाँ सर, बेहतर जवाब इसका है भक्त का भक्तजन हो जाएगा। बहुवचन इसने पूछ रखा था मेरे भाई, एक वचन बहुवचन का युग्म, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है क्या? एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा मेरे भाई, अरे, हैं, अ, ओह इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय हैं, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई अव्यय का मतलब क्या होता है सर? जिसका व्यय कभी भी नहीं हो सके। व्यय का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके मेरे भाई, और जिसपे लिंग वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता सर, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे हैं, अ है, ओ है, ये सब के सब, और हो गया, लेकिन हो गया, है ना, भी हो गया, ये सब के सब सर क्या होंगे? इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये दिख रहे हैं कैसे? अरे, हैं, ये सब के सब, ओह, ये सब क्या दिख रहे हैं? क्या हर्ष बोधक हैं, शोक बोधक हैं, प्रशंसा बोधक हैं, या आश्चर्य बोधक हैं? मेरे भाई एक बार आप बताइएगा कि कौन से बोधक हैं। तो सर आपको दिख रहा होगा अगर कहा जाए अरे क्या हो गया, है ना, ऐसे मतलब आश्चर्य की बात कर रहा है ना, ओह ये क्या होगा, इंटरनेट तो आज चल ही नहीं रहा। तो आश्चर्य की बात है मेरे भाई, इसलिए बेहतर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? डी इसका बेहतरीन जवाब होगा। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा एक बार आप इसका जवाब बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है बात बदलने वाला? जोक की तरह लिपटना, या जीभ के नीचे जीभ होना, या जो जो हिसाब लेना, या फिर दांतों तले अंगुली दबाना। सर जीभ, अगर मैं बात करूं बात बदलने वाला मतलब जीभ के नीचे जीभ होने वाला,
यानी चेहरे पर चेहरा लगाती है दुनिया। ये बात तो आप सीखे होंगे साथी, जान रहे होंगे। यानी रियलिटी कुछ और होती है और दिखावा कुछ और होता है, बात बदलने वाली बात होती है साथी, है ना। और चेहरे पर चेहरा लगाती है दुनिया, उसी तरीके से ये भी है क्या, बात बदलने वाले व्यक्ति को कहते हैं जीभ के नीचे जीभ उसके पास होती है, और कब क्या बोल दे इसका कोई भरोसा नहीं होता साथी, अपनी बात से पलट जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं जीभ के नीचे जीभ होना। यानी कि अपनी बात से क्या होना, पलटने वाला साथी, बात बदलने वाला। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हिंद का तोता किसे कहते हैं। सर हिंद का तोता किसे कहते हैं, क्या मधुकर कवि को कहते हैं, बलबन को कहते हैं, जगनिक को कहते हैं, या फिर अमीर खुसरो को कहते हैं। सर जगनिक की बात करें तो बीसल देव रासो किसकी रचना है, चलिए मेरे भाई एक बार बताइएगा। परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो किसकी रचना सर, जगनिक की है। कैसे याद करेंगे तो मेरे भैया, जग पर याद कर लीजिए, जग पर क्या, 20 नर, जग पर कौन, 20 नर हैं सर, 20 नर हैं। ज से क्या हो जाएगा सर, जगनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगनिक हो जाएगा। और अगर मैं पर की बात करूं तो सर परमाल रासो हो जाएगी, कौन सी, परमाल हो जाएगी और रासो हो जाएगी मेरे भाई, परमाल रासो हो जाएगी। सर ये आदिकाल की कृतियां हैं मेरे भाई, इस चीज को आप याद रखिएगा। सर अगर 20 से मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, बीसल देव रासो किसकी हो जाएगी, बीसल, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो की बात करूं मेरे भाई तो ये किसकी होगी सर, नरपति नाल की होगी। नर से क्या हो जाएगा, नरपति नाल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सर हिंद तोता, हिंद का तोता किसे कहते हैं तो सर अमीर खुसरो को कहते हैं। और खड़ी बोली का प्रयोग में अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो ने ही किया था मेरे भाई। और ऑप्शन नंबर आपका बी बेहतर जवाब होगा, अमीर खुसरो। तोतिए हिंद या फिर तोता, हिंद का तोता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से उनके सही अर्थ वाले विकल्प को चुनिए। गीदड़ बबकी, घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा पीना, आवाज उठाना। मेरे भाई देखिएगा, कोई अगर आपको आकर के डराता है, धमकाता है, बेवजह की बातें करता है तो लोग क्या कहते हैं, भाई सुनो, गीदड़ भभकी हमको मत दिखाओ तुम, है ना, ये अपनी गीदड़ भभकी सबकी अपने पास रखो। गीदड़ भभकी का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की हाँकना भैया, व्यर्थ की हाँकना। आप देखेंगे ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे ही अगर अगला बंदा भी क्या करता है, हाइपर होता है ना, तो पहले वाला निकल लेता है धीरे से खिसक करके, है ना। तो ये गीदड़ भभकी होती है। घड़ों पानी पड़ना सर क्या करना, लज्जित होना, लज्जित होना है होता है सर। आवाज उठाना का मतलब क्या होता है, विरोध करना किसी का, जैसे बहुत सारी चीजों के लिए आवाज उठाना चाहिए। गुस्सा पीना सर इसका मतलब क्या होता है, क्रोध दबाना होता है। इसका मतलब एक का क्या हो जाएगा, डी होगा। एक का डी सर यहां पे दिख रहा है और यहां पे, यानी पहले और सी वाले ऑप्शन कट जाएंगे। 2 का सी दोनों में दिख रहा है। 3 का आप चेक कर लीजिए, काम हो जाएगा। 3 का क्या दिख रहा है सर, बी दिख रहा है, और इसमें 3 का बी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका बेहतर जवाब होगा। और चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा क्या, अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है गद्यांश। शायद बेहतर आप देख पा रहे हो मेरे भाई, एक बार बताइएगा, एक बार बताइएगा, बेहतर देख पा रहे हैं आप या नहीं देख पा रहे हैं, एक बार बताइएगा मेरे साथी। उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा मेरे भाई। और देखते हैं इसको हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या रखा गया, इसके देखिए, जब भी गद्यांश के क्वेश्चन करें तो सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चंस को देखा जाता है। कह रहा उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो उचित शीर्षक बताना है, यानी पूरा पढ़ने के बाद ही आप इसका शीर्षक बता पाएंगे। अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से किसका किसका कथन है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपर्युक्त गद्यांश में नहीं किया गया है, ये आपको बताना है मेरे भाई। अगले क्वेश्चंस में है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन में शायद ये है, आपको कह रहा है कि जहां मंदिरों और गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण अस्तित्व है, निम्न में से किसका कथन है, ये आपको बताना है। ये कौन कहा था ये बात को। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपने फिर से गद्यांश पर चलते हैं मेरे भाई, और गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को कि इसने क्या क्या कर रखा, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन में हम लोग गद्यांश को देखते हैं और ध्यान से समझते हैं इसको क्या क्या चीजें इसने कह रखा था, ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम जब जब असंगठित हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप में
इसकी कीमत चुकानी पड़ी हमारे विचारों में। जब जब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा, जब जब वहां पे पूछा था कौन कौन से नहीं आए हैं वो पूछ रखा था। तो हमें विचारों में जब जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुंह मोड़ा, हमें हानि भी हुई, हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। ये बातें स्वर्गीय पंडित श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। देखिए क्या कहा था उन्होंने कि आपस में झगड़े और फिर क्या किए, हम वो कर गए। ये बात कौन कहा था? तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कही थी। तो आगे फिर क्या कह रहा है? सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं, जिसके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है, साथ ही इनकी इनकी उनकी भाषाएं भी अलग अलग। देखिए भाषा यहाँ पे अलग अलग दिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष में लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत, देखिए ओतप्रोत भी दिया मेरे भाई, ओतप्रोत रहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, क्या कहा? भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सिद्ध हुई। और शायद ऐसा ही क्वेश्चन हमसे उसने पूछ रखा था, इसको भी हम ध्यान रखते हैं। राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न, है ना, देखिए छिन्न भिन्न दिया है यहाँ पे, छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इतिहास के अध्ययन अध्ययन में से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। देखिए धीरे धीरे भी यहाँ पे दिया, धीरे धीरे पतन होने लगा। हमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने की आवश्यकता है, तभी हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कही गई बात को साबित कर सकते हैं। भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों और गिरजाघरों गुरुद्वारों में शांतिपूर्ण, देखिए ये कौन कहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने कहा था ये बात, मंदिर गिरजाघर की बात कहा था। और ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था कुछ। आज देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। सबसे बड़ा खतरा किससे है मेरे भाई? आतंकवाद से है। आतंकवाद न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्या आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों में इस आतंकवाद ने देश के कई राज्यों में अपार क्षति पहुंचाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक स्थितियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक क्या है? राष्ट्रीय एकता बेहतर इसका जवाब है मेरे भाई, राष्ट्रीय एकता की बात है। राजनीतिक असंगठन के क्षेत्र आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा या कश्मीर की आतंकवाद, तो राष्ट्रीय एकता की बात चल रही है। तो बेहतर हम यहाँ पे जवाब दे पाएंगे मेरे भाई, क्या? राष्ट्रीय एकता इसका बेहतर जवाब होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन से मेरे भाई और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई, निम्न में से किसका है? तो भैया अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिए क्या देखा था, गद्यांश में हम लोगों ने देखा था। तो देखिए शायद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा क्या? राष्ट्र की एकता तथा चेष्टा समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई। इसलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन का हमारा क्या था? तो हमारा क्वेश्चन था ये चेतना और समय पे कसौटी वाला। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर इसका बेहतर जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में किया गया है? उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है। तो भाई हमने देखा था, अभी दिखाते हैं एक बार फिर से आपको कौन कौन सा किया गया है। तो जरा देखिएगा, मैंने ट्रिक किया था पहले से। यहाँ जब जब लिखा है, अलग अलग लिखा है, भिन्न भिन्न लिखा है, ओतप्रोत धीरे धीरे। जब जब भिन्न भिन्न ओतप्रोत धीरे धीरे। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे भी लिखा है, अलग अलग जब जब भी लिखा है। और क्या लिखा था? ओतप्रोत भिन्न भिन्न भी लिखा है, छिन्न भिन्न लिखा है मेरे भाई, भिन्न भिन्न नहीं लिखा है। एक बात याद रखिएगा आप, तो इसमें छिन्न भिन्न लिखा है, इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई। यहाँ क्या लिखा है? भिन्न भिन्न। लेकिन आप गद्यांश में जरा देखिए, गद्यांश में इसने क्या लिखा है? छिन्न भिन्न लिखा है। इस चीज को ध्यान से देखेंगे, शायद आपको ब्लर करे। कहाँ पे गया भाई? मैंने कहाँ पे ट्रिक किया था? ओतप्रोत
हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है ये छिन्न भिन्न है, ना कि भिन्न भिन्न है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बेहतर जवाब। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना। नहीं दे रहा, निगेटिव पॉइंट है, इसलिए गलत होगा मेरे भाई। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। इसलिए बेहतर इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। ये बेहतर सबसे दिख रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अगले क्वेश्चन में क्या करा, एक बार ढंग से बताएंगे इसके क्या होंगे जवाब। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कथन का भारत ही अकेला देश है जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, निम्न में से किसका है? तो मेरे भाई लास्ट में हमने देखा था कि लास्ट में गद्यांश के ये बात आई थी मंदिर मस्जिद वाली। देखिए यहाँ पे कौन लिखा है? लिखा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही हुई इस बात बात को सही साबित कर सकते हैं। राष्ट्र की अकेला देश है जहां पे मंदिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों, तो ये बात कौन किया था? तो किया था मेरे भाई राधा कृष्णन जी ने। इसलिए हमारा बेहतर जवाब क्या होगा? बेहतर जवाब होगा मेरे भाई राधा कृष्णन जी। तो मेरे भाई आज ये हमारे 36 प्रश्न रहे। इस 36 प्रश्नों में आपके स्कोर क्या रहे मेरे भाई? जिसमें से करीब 8 क्वेश्चन नहीं रहे, क्योंकि 8 क्वेश्चन मैंने कल ही करा दिया था। तो थोड़ी सी इंटरनेट इशू है मेरे भाई। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक इंटरनेट इशू चल रही थी तो आज बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने सोचा तब तक, जब तक वेट करूंगा इंटरनेट की, तब तक मैं आपके लिए एक ऑफलाइन मतलब कि ये रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दूं मेरे भाई। तो आप सभी लोग उसी उम्मीद और उसी जोश के साथ देखिएगा। एक बार बेहतर तरीके से अब जल्द ही चीजें सॉल्व कर ली जाएंगी मेरे भाई। इंटरनेट के लिए आज बातचीत हुई है कि ठीक ठाक व्यवस्था कैसे हो, तो इस पर चर्चा हुई है। इसलिए आप सभी लोग घबराइएगा नहीं मेरे भाई। कल से आपको व्यवस्थित क्लास आपको दी जाएगी। और अभी अगर देखा जाए इंटरनेट की स्थिति सही रही मेरे भाई, तो आपकी रीजनिंग की क्लास भी अभी जल्द ही आने वाली है। करीब करीब 1:30 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी यूट्यूब पर। तो ठीक है मेरे भाई, आप सभी लोग इसका बेहतर तरीके से एंजॉय करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।